कुनैन की गोली ले लो, डेंगू हो गया तो बकरी का दूध पीना शुरू कर दो, या पपीता के पत्ते। यहाँ पर हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी। आप अगर कोई एक, तो लोग इसमें भी परहेज नहीं करते, दवाई कहीं से भी ले कहेंगे कि उसको भी दिल की बीमारी थी, ले तू भी यही दवाई खा ले। अगर सरकारी है जो यहाँ फ्री होता है, लेकिन यहाँ में 2 घंटे कार्ड बनवाने में लगेंगे। हर घर में क्या होता है ना, उनको दवाई का नाम नहीं पता, ये हरे पत्ते वाली गोली, ये पीली पत्ते वाली गोली, ये नीली पत्ते वाली गोली। तो सर इसके बारे में बताइए। बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर आपकी सेहत को जांच करता है और आपको मेडिसिन लिख देता है, लेकिन वो मेडिसिन किस पेशेंट को कितना देना है, कितनी डोज में देना है, ये कैसे तय होता है, ये हम जानेंगे। और आज हम आए हैं सेक्टर 6 अस्पताल में पंचकुला के। हमारे साथ डॉक्टर MD मेडिसिन डॉक्टर अश्विनी भटनागर जी है। सर माई हिंदी TV पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सर हम यही जानना चाह रहे हैं कि किसी पेशेंट को जब दवाई लिखी जाती है तो ये कैसे डिसाइड होता है कि किस पेशेंट को कौन सी दवाई देनी है? नहीं मैम, पहले तो सबसे पहले पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से देखते हैं। जैसे आजकल वायरल सीज़न ज़्यादा है, अक्सर लोग गला ख़राब, जुकाम, खांसी, बदलता मौसम है तो उससे ज़्यादा आ रहे हैं। तो नेचुरली वायरल फीवर है, 2-4-5 दिन में अपना कोर्स लेकर चला जाता है, उसका एक साइकिल होता है। तो कुछ मेडिसिन से रिकवरी जल्दी होती है, कुछ पेशेंट का अपना खाना पीना, प्लस वायरल फीवर, कोई भी वायरल फीवर हो 5-7 दिन में सेल्फ लिमिटिंग टाइप का होता है, अनटिल अनलेस पेशेंट को कोई और दिक्कत ना हो जिसमें उसको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा ना हो। जी। दूसरी चीज़ है कि हमारे पास क्रोनिक पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, क्योंकि मेडिसिन की OPD है, तो हम डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर के पेशेंट, हार्ट के और किडनी के पेशेंट, सारे हम हर तरह के पेशेंट देखते हैं मेडिसिन की OPD में। तो वो रूटीन में वो भी आते हैं, सारे अभी आते हैं। कुछ तीसरे पेशेंट होते हैं, कोई इमरजेंसी है, किसी को लूज़ मोशन, आजकल शादियों का सीज़न है तो अक्सर जो लोगों की हिस्ट्री होती है, जी हम फला पार्टी में गए, अगले दिन हमें लूज़ मोशन लग गए, तो मिक्सचर है। आजकल वायरल पेशेंट ज़्यादा है। सर जैसे कि हम दवाइयों पे देखते हैं कि उस पर MG लिखा होता है, जो कि सॉल्ट की मात्रा होती है दवाइयों की, तो आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को जो है कितनी MG की दवाई देनी है और किस तरह का सॉल्ट जो हमने देना है? मैम सारी उम्र बीत जाती है डॉक्टर को पढ़ाई करते हुए, सिर्फ ही नहीं MG करते हुए तभी MD नाम लगाया जाता है। जी। वैसे जो प्रिस्क्रिप्शन है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती हैं। जैसे अब अगर एक मैं एग्जांपल नॉर्मल देता हूँ कि जैसे बुखार की गोली है तो पैरास्टामोल है, उसमें 2 स्ट्रेंथ आती हैं। अगर एडल्ट की डोज देखें हम, 500 मिलीग्राम वाली भी आती है, 650 वाली भी आती है। तो पेशेंट के वेट के हिसाब से, पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा बुखार है तो 650 मिलीग्राम की दी है। तो वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। अच्छा, ये एज भी तो डिपेंड करता होगा, पेशेंट जैसे छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है, ये भी तो डिपेंड करता होगा ना? ऑफ कोर्स मैम, हम जो एडल्ट OPD देखते हैं 15 साल से ऊपर की OPD देखते हैं। 15 साल से या 14 साल से जो कम की OPD है उसके लिए अलग से स्पेशलिस्ट, जिसको हम पीडियाट्रिशियन कहते हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट वो होते हैं। बच्चों के स्पेशलिस्ट ज़्यादातर वो वेट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि अगर 4 साल का बच्चा है तो उसका वेट अलग होगा, 12 साल का बच्चा है तो उसका वेट अलग होगा, तो वो उसको वेट के हिसाब से डोज को कैलकुलेट करते हैं। हम जो, क्योंकि हमारी OPD अक्सर 15 साल से ऊपर होती है, तो हम मोटे तौर पर ये मान कर चलते हैं कि हमारे पेशेंट 40 kg वेट से ऊपर हैं, 40 kg प्लस हैं, चाहे वो 45 हो, 55 हो, 65 हो, 75 हो, तो वो डोज ऑलमोस्ट सेम रहती है, ऑलमोस्ट सेम। उसकी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। पैरास्टामोल अगर 3 बार देने से बुखार नहीं उतरता, हम 4 बार दे सकते हैं। अगर 500 मिलीग्राम से नहीं उतर रहा तो हम 650 मिलीग्राम दे देते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम एडल्ट की डोज सेम रहती है, अनटिल अनलेस एक्सट्रीम्स ऑफ पेशेंट्स हैं। जैसे पेशेंट है अबव 80 का आ गया, उसमें किडनी की कुछ प्रॉब्लम है या उसको और कोई ऐसी दिक्कत है, लीवर की प्रॉब्लम है, तो उसमें पेशेंट की डोज थोड़ी सी किडनी के हिसाब से हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अच्छा सर, हमने देखा कि आप पेशेंट से पूछे कि तुम स्मोक तो नहीं करते हो, कोई बीमारी तो नहीं है, तो ये क्यों पूछते हो सर आप? अक्सर जैसे एक नॉर्मल पेशेंट आता है, जी मैं कोई स्मोकिंग नहीं करता लेकिन मुझे गला ख़राब है, तो हम एक मान के चलते हैं कि वायरल फीवर है, उसको कुछ दवाइयाँ दी, थोड़ा सा ठंड से बचने के लिए कहा, स्टीम ली और एंटीबायोटिक अगर ज़रूरत पड़ी तो दी। और एक पेशेंट है जो ऑलरेडी क्रोनिक स्मोकर है, दिन का 1 बंडल बीड़ी पी जाता है और उसको कफ है, तो नेचुरली उसके कफ का रीज़न इन्फेक्शन नहीं है, उसके कफ का रीज़न वो एलर्जन या स्मोक, वो धुआं है जिसको वो रोज़ पीता है। तो हिस्ट्री मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होती है।
इवन जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर जैसे कोई पेशेंट लूज मोशन का आता है तो हम पहले ही पूछते हैं कि आपने कोई पार्टी तो नहीं अटेंड की, कोई खाना तो नहीं खाया। अक्सर 99% में ये हिस्ट्री मिलती है, हाँ जी हम परसों शादी में गए थे, कल बर्थडे मनाया था जी, कल रेडी के कुलचे छोले खा लिए। तो इस तरह की हिस्ट्री तो हमारा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है मेडिकल का। अच्छा, केस हिस्ट्री वाली बात हो गई सर। अब हमें ये भी बता दीजिए कि जैसे कि जो आपने कहा कि सॉल्ट की मात्रा है जो फ्रिक्वेंटली बढ़ाई जा सकती, कितनी बढ़ा सकते हैं हद से ज़्यादा? नहीं, वो डिपेंड करता है, हर एक उसकी एक लिमिट होती है, एक ऑप्टिमम डोज होती है, एक मैक्सिमम डोज होती है। तो वो हमें मेडिकल में यही पढ़ाया जाता है। इनिशियली हम ऑप्टिमम डोज पे देखते हैं, अगर नहीं होता तो फिर मैक्सिमम डोज पे देते हैं, नहीं होता तो फिर हम साल्ट को चेंज करते हैं या कुछ और ऐड ऑन करते हैं। अच्छा, जैसे पेशेंट होता है ना, उनको लगता है कि डॉक्टर से हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि डॉक्टर जो है धीरे धीरे दवाई का प्रोसेस करता है, तो वो बाहर केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं बिना बताए, बिना कुछ जांचे पूछे, तो वो तो खतरा हो सकता है ना उनके लिए। बिल्कुल खतरा है। देखो, जो चीज़ें, अब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। दिवाली से कुछ दिन पहले तक हमारे पास डेंगू के पेशेंट बहुत आते थे, और डेंगू के पेशेंट में बुखार होता है, सीवियर बॉडी एक होता है। तो जो लोग एक ऐसे अनक्वालिफाइड पर्सन से, जो डॉक्टर नहीं है, उनसे अगर दवाई ले लेते हैं, चाहे झोला छाप डॉक्टर से ले लेते हैं, हमें ये पता होता है कि कौन सी दवाई प्लेटलेट को मेंटेन रखेगी और कौन सी ऐसी बुखार की या दर्द की दवाई है जो प्लेटलेट को कम करेगी। अब एक ऐसा पेशेंट जिसको डेंगू है और उसको आपने ऐसी दवाई दे दी जो प्लेटलेट डाउन कर रही है, और ऑलरेडी डेंगू करके भी उसके प्लेटलेट डाउन है, तो उसको जान का खतरा बन जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कोई भी दवाई हो, इवन एंटीबायोटिक भी हो, किसी में हमें देनी होती है, किसी में अवॉइड करनी होती है, तो डॉक्टर की सलाह से लेकर ही ये चीज़ें करें। अच्छा, झोला छाप डॉक्टर की तो बात अलग है, लोग घर पे भी अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं कि कुनैन की गोली ले लो, डेंगू हो गया तो बकरी का दूध पीना शुरू कर दो, या पपीता के पत्ते उबाल के, पता नहीं क्या क्या अलग अलग धारणा है। हमारे हिंदुस्तान की ये खुशनसीबी कहूँगा या बदनसीबी कहूँगा, यहाँ पर हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी। आप अगर कोई एक बात अपने घर में भी कहोगे मुझे ये हो रहा है, तो 10 आपको तरीके घर में भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि घर के तरीके खराब होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ घर के तरीके ही इस्तेमाल करो और डॉक्टर को कंसल्ट ना करो, वो कई बार डेंजरस हो सकता है। अभी जैसे चलो डेंगू वाली बीमारियों के, लेकिन जैसे अगर दिल की बीमारी के बारे में बात कहें तो लोग इसमें भी परहेज नहीं करते, दवाई कहीं से भी ले कहेंगे कि उसको भी दिल की बीमारी थी, ले तू भी यही दवाई खा ले। ये अक्सर हमने देखा है, हमारे पास पेशेंट आते हैं तो चेस्ट पेन बताते हैं, कई पेशेंट तो चेस्ट पेन भी नहीं बताते हैं, वो एक अजीब सी एक वो बताएंगे, एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, जी मुझे गैस की प्रॉब्लम हो रही है। उनसे हम पूछते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आप ईसीजी करा लो, तो पहला जवाब है नहीं जी, हमारे घर में तो किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कोई ना कोई वो एक एस्केप रूट देखेंगे, नहीं जी कल मैंने कड़ी खा ली थी जी, शायद उसके करके दर्द है। लेकिन कोई भी ऐसा सिम्टम, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो फीवर से रिलेटेड हो, कोई भी अपने हेल्थ से रिलेटेड हो, उसको एक बार डायग्नोज करना और उसको रूल आउट करना बड़ा ज़रूरी है। और ख़ासकर हमारे जो डायबिटिक और ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, वो टिपिकल चेस्ट पेन से नहीं आते हैं, वो हमेशा, इवन मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे फादर हार्ट के पेशेंट थे, लेकिन उनको कभी चेस्ट पेन नहीं था क्योंकि वो डायबिटिक थे। डायबिटिक पेशेंट में कभी टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता, वो हमेशा उनके जो दर्द होता था सिर्फ हाथों में जाता था, और जिस दिन मैं वो ऐसे हाथ दबाते थे तो मुझे एक बात दिमाग में लगता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो उस वक्त मैं हमेशा ईसीजी कराता था और उसमें चेंजेस आते भी थे। तो कहने का ये मतलब है, कोई भी, चाहे वो बुजुर्गों में पेट का दर्द है, चाहे छाती का दर्द है, चाहे इवन गले में जा रहा है, गर्दन में जा रहा है, बाजू में आ रहा है, तो ये उस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें, उसको एक बार वो कर लें। हार्ट का नहीं, कोई भी चीज़ है, किसी तरह की फीवर है, किसी को वोमिटिंग हो रही है, किसी को यूरिन बार बार आ रहा है, ठंड लग के बुखार चढ़ रहा है, कुछ भी कारण है, यूरिन येलो आ रहा है, मोशंस लूज आ रहे हैं, चक्कर आ गए हैं, तो उसको एक बार वर्कअप कराना बेहद ज़रूरी है। अच्छा सर, हम दवाइयों की ही बात कर रहे थे, तो हमारे हिंदुस्तान के हर घर में क्या होता है ना, उनको दवाई का नाम नहीं पता, ये हरे पत्ते वाली गोली, ये पीली पत्ते वाली गोली, ये नीली पत्ते वाली गोली। तो सर इसके बारे में बताइए कि कितना खतरनाक हो सकता है या कितना सेफ्टी साइड है घर में रखना ये। हालांकि ये जो हरे पत्ते वाली गोली, नीले पत्ते वाली गोली, दर्द की ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी केमिस्ट से मिल जाती है। और दूसरा ये है, लोग ये सोचते हैं यार दर्द है, क्योंकि कुछ भ्रांतियां लोगों के मन में बहुत हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वो 10 तरह के टेस्ट लिख देगा, MRI लिख देगा, अपनी फीस लेगा, फीस भी लेगा, वो उस पेशेंट को कई सारे अस्पताल के धक्के खाएंगे। अगर सरकारी है जो यहाँ फ्री होता है, लेकिन यहाँ में 2 घंटे कार्ड बनवाने में लगेंगे, तो उसको एक जो आसान रूट दिखाई देता है, वो केमिस्ट के पास जाता है, उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है और दवाई ले लेता है, तो वो कई बार नुकसानदायक हो सकता है। तो
किस तरीके की दवाई जो है, अगर हम घर में दवाई रखना भी चाह रहे हैं सेफ साइड के लिए, तो किस तरीके की दवाई जो है होनी चाहिए और कितना mg जो है रखना चाहिए घर में? उसमें एज सच सेल्फ मेडिकेशन तो मैं कभी भी नहीं उसको रिकमेंड करूंगा नहीं, फिर भी जैसे लोग रखते हैं सेफ साइड के लिए। रूटीन के लिए तो हम जैसे एंटी एलर्जिक आप सेट्रिजिन टाइप की कोई गोली, सॉल्ट रख सकते हैं। बच्चों के चोट लगती रहती है, बीटाडीन या कोई पट्टी का सामान रख सकते हैं। उल्टी चक्कर की एक आध गोली रख सकते हैं। गैस्ट्राइटिस के लिए कोई एंटासिड सिरप रख सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर डॉक्टरी करेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगा। और किस तरीके की दवाई जो है घर में नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को अगर चेस्ट पेन होता है वो इनो घोल के पी लेते हैं, जबकि उनको पता भी नहीं कि एक्चुअल बीमारी क्या है। चेस्ट पेन सबसे बड़ा वेग टॉपिक है और सबसे खतरनाक है। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, मैंने अभी भी बताया, लोग ये कहते हैं जी हमने बाहर खाना खा लिया था, कड़ी चावल खा लिए थे, रात को ड्रिंक कर ली थी, कल के पनीर की सब्जी आज सुबह खा ली थी तो पेन हो गया। इनो, आप ये देखो अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है और उसको हार्ट अटैक पड़ रहा है और वो अपना टाइम सिर्फ इसी उसमें सोच के लगा रहा है कि इनो पी लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने हार्ट को एक ऐसी जगह पर ले जा रहा है जहाँ से शायद वापस आना मुश्किल हो। कई बार हमारे पास पेशेंट आते भी हैं इमरजेंसी में कि वो ब्रॉड डेड आते हैं, तो क्या हुआ था जी, छाती में दर्द हुआ था जी, हमने इनो पिला दी जी, हमने ये पिला दिया वो पिला दिया, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं जी, वो तो 2 दिन से था, हमने करी नहीं जी, घर का ही देसी इलाज करते रहे, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। अच्छा, पेशेंट भी अजीब अजीब तरीके के आते हैं। कभी ऐसा पेशेंट हुआ कि आपने दवाई लिखी है, वो 2 दिन के बाद वो आया ही नहीं, कभी पलट के कि हम तो बाहर से इलाज कर लेंगे जी अपना? सेटिस्फाइड करना पेशेंट को आजकल बड़ा वो है। इवन हम कोई भी मेडिसिन लिखते हैं आजकल पेशेंट गूगल पर उसके साइड इफेक्ट देखने बैठ जाता है। इवन ब्लड प्रेशर की हम दवाई लिखते हैं, कई बार यंग पेशेंट भी आते हैं जिनका 180 ऊपर का ब्लड प्रेशर चल रहा है सिस्टोलिक, उसको दवाई डालते हैं तो एक भ्रांति ये रहती है कि एक बार दवाई शुरू कर दी तो शायद सारी उम्र खानी पड़ेगी। तो उनके पास एक आसान तरीका ये होता है कि वो इधर उधर, जी मैंने करेले का जूस पी लिया है, मैंने नीम के पत्ते खा लिए, मैंने सैर करनी शुरू कर दी है। आप ये चीज़ें करो, ये कुछ हद तक तो आपको कंट्रोल करती हैं, लेकिन अगर आपको दवाई की ज़रूरत है तो दवाई लें। कुछ लोग और झाड़ फूंक में चले जाते हैं, कुछ झाड़ा लगवाने चले जाते हैं, तो ये चीज़ें मेडिकली ये एटलीस्ट साइंटिफिकली तो प्रूव नहीं है, प्रूवन नहीं है। और सर गूगल सर्चिंग की हम बात ही कर रहे थे, एक बार हम अपने ऑडियंस को ये बता देते हैं कि किस तरीके की दवाइयाँ जो है वो बैन हो चुकी है और आपने उनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कई ऐसी दवाई तो बंद हो चुकी है अब चलन में। खासकर हमारे यहाँ साइकेट्री, हमारे जो मेडिकल फील्ड है वो एवर चेंजिंग फील्ड है। कुछ जो ड्रग्स आज से मे बी हमने आज से 15 साल पहले अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ी होंगी तो वो मे बी बैक सीट पे आ गई हैं, उससे और बेटर। इवन आप मोबाइल का देखो, पहले मोबाइल सिंपल था, आजकल दूसरे स्क्रीन टच वाले मोबाइल हैं। इसी तरह से मेडिसिन में डेली नई ड्रग्स आती रहती हैं, तो नई ड्रग्स के अपने फ़ायदे होते हैं। ऑफ कोर्स नई ड्रग्स होती हैं तो थोड़ा महंगी भी होती हैं, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी आती हैं जिनकी स्टडी आती है कि उनके नुकसान ज़्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि ये है ना कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया, मौसम चेंज, सारी चीज़ें, सब चीज़ें हैं। इवन जो हम डायबिटीज़ की या हार्ट की अगर हम उसमें जाते हैं कि कारण क्या है, तो आप यकीन करेंगे जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन है उसका भी डायबिटिक में बराबर का रोल है जी। तो जो ये चीज़ें गूगल पे आप अपडेट रह सकते हैं, लेकिन अगर गूगल से ही डॉक्टर बन गए तो फिर तो मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे सारे गूगल पे। हाँ, तो वही सवाल था कि एक बार ना आप जनता को बताओ कि घर में जो लोग हैं दवाई रखने की बहुत एक आदत है कि घर में तो जी हमने दवाई रख, तो कौन सी दवाई है वो ना रखें अपने घर में, क्योंकि वो खतरा जान हो सकते हैं ना, नीम हकीम खतरा जान। कोई भी ऐसी दवाई जो खासकर साइकेट्री की ड्रग्स हैं वो ना रखें, क्योंकि उससे हर तरह की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे दिल से जुड़ी कोई बीमारी, दिल की जुड़ी बीमारी से हो सकती हैं, शुगर की बीमारी, जो कुछ दवाइयाँ हम यंग पेशेंट में शुगर की दवाई देते हैं, लेकिन वही शुगर की दवाई जब पेशेंट की एज +70 हो जाती है वो साइड इफ़ेक्ट दिखाना शुरू कर देती है। तो ऐसी दवाइयाँ रखें बेशक, अगर आपको चल रही है और रेगुलर फॉलोअप है तो नेचुरली ऑफ कोर्स आपको खानी है तो रखनी है। हाँ। लेकिन आप उसको इमरजेंसी के तौर पर आप एक सिंपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, खांसी कई तरह की होती है। एलर्जी कफ है, सूखी खांसी होगी, इन्फेक्शन है, बलगम वाली खांसी होगी। अब मैंने अगर कफ सिरप सूखी खांसी का रखा है और बलगम वाली खांसी में अगर वो मैं पी रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो खांसी को तो सप्रेस कर देगा, वो बलगम अंदर फेफड़ों को खराब कर देगी। हाँ, और वो डबल डोज लेके बैठ जाते हैं। वो डबल बैठ जाते हैं, उसका अपना साइड इफेक्ट है, क्योंकि ज़्यादातर कफ सिरप से नींद भी आती है, ड्राउजी होते हैं, तो ये चीज़ें तो अवॉइड करें। अच्छा, घर पे देसी इलाज की हम बात करते हैं, लोग क्या करते हैं ना कि सिर में आधा दर्द है तो आधी दवाई ले लो,
सिर में दर्द ज़्यादा है तो पूरी दवाई ले लो, बुखार कम है तो कम दवाई। ये भी थोड़ा सर बताइए, हमारे ऑडियंस को जागरूक कीजिए इस बारे में जरा। तो उस हिसाब से तो मैम फिर मैं कहूँगा अगर पूरे शरीर में दर्द है तो फिर पूरा पत्ता ले लो, तो ये तो कहीं ना कहीं आप नुकसान की तरफ ही जाएंगे। बिल्कुल। तो सर ये जरा बताइए कि दवाई को लेने का हिसाब किताब होता क्या एक्चुअल में? दवाई जो मेडिसिन जिस डोज में बनी है, जिस फ्रिक्वेंसी में देनी है, खाने से पहले देनी है, खाने के बाद देनी है, या 2 ऐसी दवाइयाँ जो एक साथ शायद नहीं देनी, तो ये बातें डॉक्टर को पता है, पेशेंट को नहीं पता। तो सेल्फ मेडिकेशन को जितना हो सके अवॉइड करें। हाँ, घर के तरीकों में अगर आपके बच्चे को जुकाम खांसी है, आप उसको नमक पानी के गरारे करा रहे हैं, स्टीम ले रहे हैं, तो ये जनरल सी एक प्रिकॉशंस हैं। उसको खांसते वक्त नाक पे हाथ रख रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं, धूल मिट्टी है जैसे पीछे मेट्रो सिटीज़ में पोल्यूशन था, मास्क पहन रहे हैं, ये तो घरेलू नुस्खे हैं, ये तो ठीक है, जायज़ है। लेकिन अगर आप कहो कि मैं घर में बैठ के ही अपने बच्चे को एंटीबायोटिक दे दूंगी, घर में बैठ के ही मैं सारी दवाइयाँ कर दूंगी, तो कहीं ना कहीं घातक तो होगा ही होगा मैम। बदलते मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम बदल रहा है, लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो आपके पास किन दवाइयों की डिमांड सबसे ज़्यादा इस टाइम पे? इस वक्त तो एंटीपायरेटिक मीन्स जैसे बुखार को कम करने की दवाई, जुकाम, गला खराब, जिसमें हम एंटी हिस्टामिनिक देते हैं हमारी मेडिकल लैंग्वेज में जो है। कफ को अगर ज़्यादा सूखी खांसी उठ रही है तो कफ को सप्रेस करने के लिए दवाई देते हैं। अगर बलगम निकल रही है तो हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे खांसी उठे और बलगम बाहर निकले लिक्विड बन के, स्टीम हम कहते हैं। और हमें एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है। पेशेंट्स के हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, इन्फेक्शन कैसा है, कितना सीवियर फॉर्म में है, तो उसके हिसाब से दवाई देते हैं। चेस्ट एक्सरे हमारा आजकल बदलते सीजन में जो कफ का है, तो वो हमारा एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें कोई उसको निमोनिया का पैच तो नहीं है। इन दिनों में फ्लू के केस, स्वाइन फ्लू, ये सारे चलते हैं, तो हमें अपनी आँख, नाक, कान, गला खोल के रखना पड़ता है और एक विजन को टेलीस्कोपिक ब्रॉड विजन लेके चलना पड़ता है। अच्छा सर, हमने ये देखा कि जैसे पेशेंट आपके पास दवाई के लिए तो आपने उनको टेस्ट लिखा, ये टेस्ट किस आधार पे लिखते हैं सर? टेस्ट तो पेशेंट के हर एक उसका अलग अलग वो है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है तो नेचुरली शुगर से रिलेटेड लिखेंगे। किसी का गला खराब, खांसी है, तो उसको चेस्ट से या अपर जी उससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई टेस्ट लिखेंगे। फीवर है तो इन दिनों में जो सीजनल फीवर चल रहा है, पहले हम उसके बारे में सोचते हैं। फिर भी अगर फीवर किसी का नहीं उतर रहा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर हम कुछ और ऐसी डिजीज़ जो रेयर होती हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, दवाइयों के कॉम्बिनेशन पे बात कर लेते हैं कि कई बार डॉक्टर जो है ना 2 दवाइयाँ देता है खाने के लिए, कई बार वो 4 टैबलेट्स होते हैं खाने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे तय होता है सर? ये कॉम्बिनेशन एक तो पेशेंट की सिम्टम्स के हिसाब से भी तय होता है। पेशेंट अगर कहता है जी मुझे इस वक्त मुझे गला खराब भी है, मुझे बुखार भी है और मुझे खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे उल्टियाँ भी आ रही हैं, मेरे बदन में भी दर्द है, मैं कुछ खा पी भी नहीं रहा, तो नेचुरली उसने पेशेंट ने 7, 8, 9 तरह के सिम्टम्स बता दिए, तो उस हिसाब से हमें मेडिसिन डालनी पड़ती है। एक आदमी जो बिल्कुल खा नहीं रहा, उसको वॉमिटिंग लगी हुई है, तो उसको हम इवन दाखिल करके ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं। एक पेशेंट है जी मैं वैसे ठीक हूँ, थोड़ा सा बदन में दर्द है, उसको सिंपल पैरास्टामोल पे भी भेज देते हैं। एक आदमी कहता है जी मुझे खांसी इतनी है, रात को ज़्यादा उठती है, तो उसका हम एक्सरे भी कराते हैं। इवन ओल्ड एज पेशेंट में हम हार्ट का भी टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि कई बार हार्ट और चेस्ट के पेशेंट मिक्स हो जाते हैं, तो वो उनको भी रूल आउट करना पड़ता है। ठीक है सर, एक आखिरी में एक और पूछना चाहूँगी, ये जो आपने लगा रखा है सिस्टम आपका, एक बार ये पेशेंट को बता दीजिए, क्योंकि लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि डॉक्टर क्या चेक करता है इसे। नहीं, इसमें इसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। हाँ जी। तो इससे बेसिकली मेन तो हम दिल की धड़कन सुनने के लिए करते हैं। ये इसका ईयर पीस है, ये कान में लगता है, और ये इसका चेस्ट पीस है जो चेस्ट पे लगाते हैं। यहाँ से धड़कन, हार्ट कितना है, कोई हार्ट का वाल लीक कर रहा है वो सुनते हैं। और दूसरा जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स की आवाज़ सुनते हैं कि उसमें कोई गड़गड़ाहट कह लो, या जिसको हम अपनी लोकल मेडिकल लैंग्वेज में वीज कहते हैं, तो वो सुनने के काम आता है। इवन हार्ट फेलियर के पेशेंट में हमें इसको सुन के पता लग जाता है कि पेशेंट हार्ट फेलियर में है। चेस्ट का पेशेंट है, चेस्ट मीन्स लंग्स की कोई प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। पेशेंट्स आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर भटनागर, जिन्होंने दवाइयों को लेकर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और माई हिंदी टीवी पर ऐसी ही कवरेज आपको लगातार दिखाते रहेंगे।